नमस्कार। डीजाना न्यूज़ के खास कार्यक्रम महासंग्राम का महाकवरेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। अब जबकि पूरे प्रदेश की स्थिति लगभग साफ हो गई है और ये एक बार फिर से साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का और उसके स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जादू बरकरार है, जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है। विकास के जिस मुद्दे को लेकर शिवराज सिंह चौहान जनता की अदालत में गए थे, उस अदालत में उनका मुकदमा जीत गए हैं। और कांग्रेस जिस भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, जिस महंगाई की बात कर रही थी, और कांग्रेस जिस झूठे वादा खिलाफी की बात कर रही थी, घोषणाओं की बात कर रही थी, उस बात को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के लिए सुकूनदायक बात यह है कि वो 3 नगर निगम में अपनी सत्ता काबिज करने में कामयाब रही है। 2015 में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। 16 की 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, लेकिन इस बार ग्वालियर, जबलपुर और छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने जीत हासिल कर थोड़ा सा संतोष, थोड़ा सा सुकून, या कहें कि फेस सेविंग कर ली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस दबंगाई के साथ 11 में से 7 नगर निगम पर विजय हासिल की है, एक सीट, एक नगर निगम सिंगरौली की आपके खाते में गई है, जो निश्चित रूप से कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में भी सबसे पहले नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव ही जीते थे और बाद में उन्होंने राज्य में सरकार बना ली। तो आपने, अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में भी खाता खोल दिया है, अपने पैर, अपने घुसपैठ बनाना शुरू कर दी है। लेकिन बाकी के 7 नगर पालिका, नगर निगमों पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और यही स्थिति 36 नगर पालिका परिषद और 86 नगर परिषदों में रही है। भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। जहाँ तक इंदौर की बात है, तो जो इंदौर का भाजपा का जो नया चेहरा था, प्रोफेशनल चेहरा था, जिसके बारे में कांग्रेस ये दावा कर रही थी, उपहास उड़ा रही थी कि उसको जानता कौन है, पहचानता कौन है, उस दावे ने कांग्रेस के दिग्गज, जाने पहचाने उम्मीदवार, जाने पहचाने चेहरे को धूल चटा दी है। 1,40,000 वोटों की लगभग बढ़त बन चुकी है। और जो कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि इस बार उसके 40 से 45 पार्षद जीत के आएंगे, वो दावा भी हवाई निकला और कांग्रेस के पार्षदों की संख्या वही 18 के आसपास अटक गई है। हालांकि अंतिम नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 64 वार्ड में या तो चुनाव जीत लिए हैं या चुनाव जीतने के नज़दीकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के 2-3 दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी है, जैसे चंदू शिंदे चुनाव हार गए हैं या गणेश गोयल चुनाव हार गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ दिग्गज भी चुनाव हारे हैं। प्रीति गोलू अग्निहोत्री चुनाव हार गई हैं, छोटे यादव चुनाव हार गए हैं और 2 जगह पर निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते हैं। हालांकि दोनों मुस्लिम महिलाएं हैं जो निर्दलीय तौर पर चुनाव जीत कर आ रही हैं। एक उस्मान पटेल तो पहले भाजपा में ही थे, उनकी पत्नी जीती हैं, और एक रफ़ीक खान की पत्नी जीती हैं। एक भाजपा के बागी को भी चुनावी सफलता मिली है। लेकिन जहाँ तक पुष्पमित्र भार्गव की बात है, उन्होंने केडर के दम पर, संगठन के दम पर ऐतिहासिक जीत रची है। 62% वोटिंग होने के बावजूद भी 1,00,000-1.5 लाख की जीत होना अपने आप में बहुत मायने रखती है। आइए हम समीकरणों की बात करते हैं, विश्लेषण की बात करते हैं। हमारे साथ डिजाइना न्यूज़ के हेड और इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं। मैं अरविंद तिवारी जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि पुष्पमित्र भार्गव की जो जीत है उसकी अगर आप समीक्षा करें तो ये किस दृष्टि से आप देखते हैं? संगठन की जीत की दृष्टि से देखते हैं, या एक नया चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया उसकी सफलता देखते हैं, या कहीं ना कहीं कांग्रेस के संगठन की कमजोरी देखते हैं? देखिए प्रतीक जी, पुष्पमित्र भार्गव मुझे लगता है कि 1 घंटे बाद अधिकृत तौर पर विजयी घोषित कर दिए जाएंगे। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इंदौर के सबसे युवा महापौर होंगे, 41 साल की उम्र है उनकी, और इंदौर के सबसे युवा महापौर होंगे। शायद इसी 40-41 साल की एज में सालों पहले नारायण प्रसाद शुक्ला इंदौर के मेयर बने थे। आपने जो मुद्दा उठाया कि पुष्पमित्र भार्गव की जीत, तो देखिए जो जिस अंतर से महापौर का प्रत्याशी जीत रहा है, यानी पुष्पमित्र भार्गव जीते, और जिस अंतर से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पद के उम्मीदवार जीते हैं, उससे यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है। कल्पना कीजिए आप कि इंदौर में पार्षद का चुनाव 8,000 से ज्यादा मतों से जीते हैं 2 उम्मीदवार। छोटी मोटी नगर निगम में तो महापौर का चुनाव
इस अंतर से जीते हैं। बुरहानपुर जैसी जगह में तो 500 के अंदर जीत सिमट गई है। उज्जैन में अभी 400 वोटों को लेकर कश्मकश छिंदवाड़ा में चल बहुत रही। मामूली से अंतर छिंदवाड़ा जीते में हैं। बड़ी मामूली अंतर, शायद 3-4 हजार वोट का या कुछ अंतर रहा है। खंडवा में बहुत कम अंतर रहा है। उज्जैन में तो लगातार देख रहे हैं हम। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जीत है। लेकिन पुष्यमित्र भार्गव के साथ जो टीम लगी थी, जिसमें प्रोफेशनल्स थे, जिसमें उनके विद्यार्थी परिषद के साथी थे, जिन्होंने बहुत टू द पॉइंट वर्क किया। मतलब उन्होंने जो जिसको कहते हैं ना नई शैली का चुनाव, पुष्यमित्र भार्गव ने नई शैली का चुनाव। आप देखते हम बात करते थे, वो एक एक दिन में 8-8 वार्डों में जनसंपर्क कर लेते थे। कई बार हम सोचते थे कि यार ये लोगों तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब लगा, आज जो नतीजा आ रहा है उससे लगा कि जनसंपर्क का वो ट्रेंड कि हर वार्ड में पहुंचना, ज़्यादा से ज़्यादा समय देना, जनसंपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना, वो अब बेमानी हो गया, कोई उसका महत्व नहीं रहा। पुष्यमित्र भार्गव ने एक अलग स्टाइल में अपना प्रचार किया, बैठकों पर उनका जोर रहा, प्रोफेशनल्स के साथ मीटिंग में उनका जोर रहा, अपनी टीम के साथ वो रोज़ रिव्यू करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मजबूती, पुष्यमित्र भार्गव का जो नेटवर्क था, जो उनका टीम थी, जो उनने इलेक्शन को मैनेज किया। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी ताकत से लगी थी, लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फैक्टर। तीसरा है कि कांग्रेस के संगठन को लेकर हम शुरू दिन से बात करें, जब से नगर कि इंदौर में कांग्रेस का संगठन तो छिन्न भिन्न था। आप बताइए कि कांग्रेस के, बल्कि मुझे तो लगा कि टीम संजय चुनाव लड़ रही थी, टीम कांग्रेस नहीं लड़ रही इंदौर थी। का चुनाव हम यूं कहें तो संजय शुक्ला बनाम भाजपा था। कांग्रेस का संगठन तो पूरे चुनाव में हमको कोई दिखाई नहीं। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल वो आखिरी तक, मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो काउंटिंग के एक दिन पहले जब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिला निर्वाचन अधिकारी से मिलने गया, तब विनय बाकलीवाल निर्वाचन अधिकारी से पूछ रहे थे कि वार्ड 55 को लेकर आपके पास क्या खबर है। वो भी हंसने लगे, क्योंकि वार्ड 55 में विनय बाकलीवाल के समर्थक को टिकट मिला था। तो मेरा मतलब कि एक शहर कांग्रेस अध्यक्ष यदि अपने आप को 2-3-4 वार्डों में ही सीमित रख लेगा, तो आखिर संगठन के जो दूसरे लोग हैं वो कहाँ उत्साह दिखा पाएंगे। संगठन इंदौर में गौण रहा, मृतप्राय रहा, और उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को पूरा मिला। लेकिन एक बात बहुत चौंकाने वाली है कि जिस संजय शुक्ला का बहुत शोर था, और कहते हैं ना कि बड़ा शोर था दिल का, चीरा तो एक कतरा खून निकला, जो हवाबाजी थी, एक बड़ा माहौल बनाया जा रहा था, क्रिएट किया जा रहा था, गुब्बारा बैलून फुलाया जा रहा था, वो संजय शुक्ला अपने ही विधानसभा में 20,000 वोटों से हार गए। ये भी एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल प्रतीक जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज सुबह मतगणना केंद्र पर मैं था, और जब सुदर्शन गुप्ता जो पूर्व विधायक है और योगेश मेहता जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के चुनाव प्रभारी थे, उन्होंने 5 राउंड की काउंटिंग के बाद के आंकड़े मुझे दिखाए, और उन्होंने कहा कि इस समय तक संजय शुक्ला 5 राउंड की काउंटिंग में 5,500 मतों से लगभग पीछे हो चुके हैं। तो चौंकना स्वाभाविक था, क्योंकि संजय शुक्ला के समर्थक तो दावा कर रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष ने कहा था कि संजय शुक्ला अपने विधानसभा क्षेत्र में हारेंगे, और उन्होंने कहा था तो अपने वार्ड में भी हारेंगे। हालांकि वार्ड में अपने जीत गए वो, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में हार रहे। तो संजय शुक्ला, आश्चर्य हुआ कि संजय शुक्ला जो, और उनके समर्थक, खासकर उनके समर्थक दावा कर रहे थे कि संजय शुक्ला 20,000 के आसपास वोटों से लीड लेंगे। तो लीड लेना तो दूर रहा, 20,000 वोट से संजय शुक्ला वहाँ से हार गए। तो ये चौंकाने वाला वो था, और इसके कई वार्डों में उन्हें बहुत ज़्यादा अंतर से हारना पड़ा। और उनका जो गोलू अग्निहोत्री से उनका पैक्ट हुआ था, गोलू अग्निहोत्री 4 नंबर में लड़ने जाने को तैयार थे, गोलू अग्निहोत्री की पत्नी प्रीति अग्निहोत्री का हारना, ये बड़ा चौंकाने वाला नतीजा। नौजवान भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था महेश चौधरी, उससे चुनाव हार गई वो, और रिकाउंटिंग का आवेदन दिया था, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी निरस्त कर दिया। पहले चौधरी आगे हुए, फिर प्रीति अग्निहोत्री आगे हुई, फिर वापस चौधरी आगे, और अंततः चौधरी जीत गए। मुझे लगता है कि 1 नंबर में संजय शुक्ला की बड़ी हार, 20,000 वोट से हार, अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र में प्रतीक की बड़ी हार ही कहलाएगी। निश्चित, किसी भी, हाँ, खुद का ना हो तो भी बड़ी हार है। बड़ी हार है। 5,000 के ऊपर की सारी हार बड़ी होती है। एक बड़ा कारण जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ठीक है, शुक्ला परिवार को लेकर, संजय शुक्ला भले इंडिपेंडेंट हैसियत से चुनाव लड़े थे, लेकिन शुक्ला परिवार के साथ जो नाम जुड़ा हुआ है, शुक्ला परिवार का जो दबदबा उस क्षेत्र में, एक तो उसका उन्हें नुकसान कहीं ना कहीं उठाना पड़ा। दूसरी बात यह कि इस अंतर से साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं उदयपुर का जो घटनाक्रम था, उसने भी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में बड़ा असर डाला है। दूसरे विधानसभा क्षेत्र के बारे में तो हम बहुत स्पष्टता से नहीं कह सकते, लेकिन आपको मालूम होगा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 की कई बस्तियां ऐसी हैं जहां 100% राजस्थानी लोग रहते हैं, जैसे जनता कॉलोनी है, नंदबाग है, ऐसी कई कॉलोनियां हैं जो बड़ी संख्या में जहां पे, और ये सब उदयपुर, उदयपुर, कांकरोली, आमेट, राजसमंद, उसी बेल्ट के लोग रहने वाले हैं।
उदयपुर की घटना से ऐसा लग रहा, अब जो नतीजा सामने आ रहा है कि ये लोग बहुत आहत हुए थे और कहीं ना कहीं इनके मन में जो भाव पैदा हुए वो वोट में तब्दील हुआ और उसका नुकसान संजय नहीं, पर शुक्ला जिस को तरह का एक उठाना शोर पड़ा। था हाँ। कि संजय शुक्ला आपका बेटा है, तीर्थ यात्रा कराता है, अयोध्या ले जाता है, गुरुद्वारे ले जाता है, संजय शुक्ला दाल बाफले खिला रहे थे, संजय शुक्ला जो है वो कोरोना में दवाइयाँ बांट रहे थे, रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन का ब्लैंक चेक दे रहे थे कि दे दीजिए साहब 1 करोड़ का ब्लैंक। पांच पांच ओवरब्रिज भी बना देंगे ऐसा भी उन्होंने कह दिया था हाँ, अपने तो खुद ये के पॉकेट तो से। ये नहीं, वो तो बना देंगे, लेकिन जो उन्होंने किया, इतनी यात्राएं कराई उन्होंने, लोगों को ले गए, लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे थे, बैठ रहे थे, बैठने जा रहे थे, गमी में बर्थडे मना रहे थे, केक कटवा रहे थे, उस सब का क्या हुआ? नहीं, ऐसा लग रहा है जो नतीजा आ रहा है कि वो सारे मुद्दे गौण रहे, सारे मुद्दे गौण रहे, क्योंकि संजय शुक्ला का सारा फोकस पिछले 1-1.5 साल से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 पर था। वो महापौर का चुनाव लड़ेंगे ये भी 1 साल पहले तय हो गया, तो उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा मजबूत अपने आप को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में करना शुरू किया। हर वार्ड में उन्होंने आयोजन रखे, दाल बाफले की पार्टी एक की, अपने क्षेत्र के लोगों को तीर्थ यात्रा पर ले गए, शंकर जी बनाए, हाँ, शंकर जी तमाम बड़े करे, धार्मिक आयोजन प्रयोजन किए, जो नवरात्रि आजकल में गरबे करे। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि यदि हम इस शैली में जाएंगे तो रमेश बंदोला कैलाश विजय की स्टाइल में शैली में। जाएंगे, दूसरा है कि कांग्रेस के नेताओं को ये भी लग रहा है कि इस शैली में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कथाएं करवाई। हाँ, कथाएं कर, तो कहीं ना कहीं हिंदू वोट जो है, मतलब एक हमको सॉफ्ट हिंदुज्म जो बात चल रही है ना कि कहीं कमलनाथ जी उसका हमको फायदा मिले, लेकिन ये पूरा जो अंतर आ रहा है और जिस अंतर से वो हार रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र, स्पष्ट है कि ये सारे जो उनके हथकंडे थे, हथकंडे ही कहेंगे हम, ये सारे उनके या जो उनके प्रयास, हाँ, प्रोपोगंडा या जो उनके सारा प्रयास था वो कहीं ना कहीं वो जनता में पेठ नहीं बना पाया, जनता ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन केवल संजय शुक्ला की बात क्यों करें अरविंद जी? देखिए, आप सारे बड़े नेताओं के गृह वार्ड में हार गए, सज्जन वर्मा का गृह वार्ड में हार गए, शोभा ओझा में हार गए। वही मैं आपसे बोल रहा था कि सज्जन वर्मा नेक्स्ट टू कमलनाथ माने जाते हैं मध्य प्रदेश में, उनके वार्ड में कांग्रेस हार गई। गुरजोत गिल अच्छे खासे, उनके भतीजा ही के वार्ड में हार गए। हाँ, अब अभय वर्मा जो उनका भतीजा है उसके वार्ड में हार गए, उस वार्ड का टिकट अभय वर्मा की पसंद पे ही, उनका खुद का सगा भतीजा जय वर्मा हार गया 42 में। निर्दलीय लड़ा और हार गया जय वर्मा। उसको भी नहीं बिठा सज्जन वर्मा जो कहा जाता है कि जय वर्मा को भी नहीं बिठा नेक्स्ट टू कमलनाथ हैं, उनके हार गए। गुरजोत गिल बहुत अंतर से हारे उनके वार्ड में। पंकज संघवी हार का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं चुनाव में, विधानसभा हो, लोकसभा हो, नगर निगम, उनके गृह वार्ड में उम्मीदवार हार गया 4500 वोट से। विनय बाखलीवाल शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके वार्ड में कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया। शोभा ओझा के वार्ड में हार गया, अर्चना जायसवाल के वार्ड में हार गया, और जीतू पटवारी के विधानसभा क्षेत्र में, जीतू पटवारी के आंकड़ा मेरे पास 6-2 का आंकड़ा है, 6-2 का। और जो जीतू पटवारी के विधानसभा क्षेत्र में जो उम्मीदवार जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो मैंने आपको बताया 8000 से 4000 से, पटवारी का जो 5 गृह वार्ड वो हार गए, बूथ है उसमें भी हार गए। ओम प्रकाश आर्य जीत गए उस वार्ड से। तो बता, अंदाज लगाइए कि कांग्रेस के ये नेता चुनाव में कितने समर्पित भाव से लगे, या अपन समर्पित भाव की भी बात छोड़, इनकी पकड़ कितनी थी। ये एहसास हो रहा ना कि अपने गृह वार्ड में नहीं जीता पाए। और हम बहुत माइन्यूट विश्लेषण करेंगे प्रतीक जी, तो हो सकता है कि ये जानकारी उभर कर सामने आए कि इनके गृह बूथ पे भी, जो इनका होम बूथ, जो गृह बूथ था, उस पे भी हार गए। ओम प्रकाश आर्य का और जीतू पटवारी का गृह बूथ तो एक ही है। हाँ, तो वो उस पे भी अपन बहुत करेंगे, तो ऐसे कई लंबी सूची निकल जाएगी नेताओं की, जिनके विधानसभा क्षेत्रों में, जिनके वार्डों में कांग्रेस हार गई। तो ये एक स्थिति, कांग्रेस की दयनीय स्थिति के बारे में अगर बात करें तो ये, लेकिन कांग्रेस जो एक दावा कर रही थी, एक हवा में दावा था, इसका जिक्र मैंने अपने प्रीफेस में किया कि पार्षद बढ़ जाएंगे, ऐसा लग भी रहा था कि 25 से 30 पार्षद हो जाएंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। वही 18 थे, क्योंकि 15 पहले जीते थे, 3 निर्दलीय जीत के आ गए थे। वो अभी अंतिम आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन मेरे पास कुछ ही देर पहले निर्वाचन कार्यालय से जो आंकड़ा मुझे प्राप्त हुआ है, वो कह रहा है कि 85 में से 66 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीत रहे हैं। मतलब पिछली बार या तो जीत गए या जीत गए। पिछली बार 65 थे, एक पार्षद बढ़ रहा है ना। कांग्रेस का भी, कांग्रेस के लिए खुशफहमी हो सकती है कि उनका भी एक पार्षद बढ़ रहा है। 15 थे, 16 हो गए। निर्दलीय 5 थे, निर्दलीय 3 रह गए। निर्दलीय 5 थे, निर्दलीय 3 रह गए, और उसमें एक भाजपा का बागी है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में 2 निर्दलीय जीते और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में 1 निर्दलीय जीता। कांग्रेस का आकलन था कि 4 नंबर और 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी कमजोर रहेगी, लेकिन यह आकलन भी कांग्रेस का फेल रहा। कांग्रेस का आकलन था कि हम 5 नंबर विधानसभा क्षेत्र में और 3 नंबर विधानसभा में क्षेत्र में अच्छी खासी लीड लेंगे, यह आकलन भी कांग्रेस का। कांग्रेस 1, 3, 5 में सोच रही थी कि हम जीतेंगे, 2 और 4 में बराबरी भी छूटेंगे, और राऊ हम थोड़ा हार सकते हैं।
अब आप देखिए कि विधानसभा क्षेत्र जो फाइनल टैली, लगभग फाइनल टैली के आसपास जहाँ हम पहुँच रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में 17 वार्ड हैं, वहाँ पर 11 वार्डों में जो है 11 वार्डों में जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, 3 वार्डों में वहाँ पर जो है कांग्रेस है और 2 वार्डों में वहाँ पर निर्दलीय ये है। 3 वार्ड वो हैं जो इसमें से 2 वार्ड तो शायद मुस्लिम बहुल इलाके हैं। मुस्लिम बहुल इलाके है ना। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में भी 17 वार्ड है। 17 वार्ड में से 14 और 3 का रेशो आ रहा है, 14 में भाजपा है, 3 में कांग्रेस है। हालांकि चंदू शिंदे की हार हाँ, और गणेश गोयल की हार बड़ी हार बड़ी हार है, दोनों की हार। और गणेश गोयल को तो उम्मीदवार बदल कर टिकट दिया गया था। सुयश शर्मा को पहले यहाँ से टिकट मिला था और उन्हें चिंटू चौकसे के मुकाबले कमजोर आंककर गणेश गोयल को टिकट दिया था। राजू भदौरिया तो जेल में मतलब अभी जेल में है और उसके बाद नतीजा उनके पक्ष में गया है। वो जो सीन मतदान के बाद उस वार्ड में बना था वो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया था, लेकिन वो जीत गया। यहाँ पर 2-3 सीटें जो है मुन्नालाल यादव बहुत कम मार्जिन से जीते, मतलब पहली बार तो हार गए थे, रिकाउंटिंग में वो जीते। पार्टी के बड़े नेता वो भूपेंद्र चौहान पिछली बार पार्षद थे, इस बार उनकी कांग्रेस के पार्षद, हाँ कांग्रेस से पार्षद थे, इस बार उनकी वो पत्नी लड़ी थी लेकिन वो हार गई। और एक जो चौंकाने वाली हार है वो वार्ड नंबर 23 में है, धर्मेंद्र मौर्य की पत्नी विनीता की हार। ऐसा कहा जा रहा था कि वहाँ पे चूंकि शिवांगी यादव बाहर की उम्मीदवार थी, धर्मेंद्र मौर्य ने कोरोना के दौर में बहुत ज़्यादा काम वार्ड लेवल पे किया था। सामान्यतः वार्ड लेवल पे जो भी काम करता है उसको कहीं ना कहीं रिस्पांस मिलता है। चिंटू चौकसे और राजू भदौरिया उसके उदाहरण है, लेकिन वहाँ पर ऐसा जो अभी टेली मेरे पास आ रही है उसमें वार्ड नंबर 23 हारा हुआ सामने आ रहा है। जीतू यादव की बड़ी जीत हुई है, जीतू यादव की बड़ी जीत हो गई है भट्टे में। वार्ड नंबर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 संघ और भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज कह रहे थे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 10 में से 3-4 वार्ड मिल जाए तो बड़ी बात है। 8 वार्ड मिले यहाँ भारतीय जनता पार्टी को और 2 पर जो है कांग्रेस जीती है। मनीष मामा जीत गए यहाँ पे इस वार्ड में। मृदुल अग्रवाल 1600 जीत गए, 1600 वोट। मृदुल अग्रवाल जिनके बारे में शैलेंद्र की तो छवि भी खराब थी। शैलेंद्र के बारे में कहा जाता था कि वो पैसे के दम पर बात करना चाहते थे, बिल्कुल, और उनका व्यवहार भी खराब था। उस वजह से शायद उनको हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर वार्ड 55 में शेलू सेन को हारना पड़ा। हालांकि कांग्रेस का सेन की पत्नी हारी राधिका सेन, और यहाँ पर कांग्रेस का एक बागी था, वहाँ पे कांग्रेस का एक बागी थी क्षमा जैन, तो वो रहा। 4 नंबर में हम बात करें, 4 नंबर को लेकर प्रतीक जी इस बार भारतीय जनता पार्टी के ही कई कार्यकर्ता बहुत नाराज थे। मतदान के दिन मैं खुद उस क्षेत्र में था, वहाँ लोग उनका कहना था कि कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी को खुलकर जता रहे थे मालिनी गौड़ और एकलव्य गौड़ से, और कुछ उम्मीदवारों को लेकर उनकी बहुत ज़्यादा नाराजगी थी कि वाजिब हकदारों का हक मारकर और यहाँ पर टिकट दिए गए। और कार्यकर्ता मतलब भारतीय जनता पार्टी के कई निष्ठावान लोग ही मुझसे ये कह रहे थे उस दिन कि इस बार अयोध्या ढह जाएगी, लेकिन वहाँ का चौंकाने वाले हुआ रहा। 13 वार्ड हैं, 11 वार्ड भारतीय जनता पार्टी को गए, मात्र 2 वार्ड कांग्रेस। दोनों मुस्लिम है, बॉम्बे बाजार वाला एक है, दोनों एक बॉम्बे बाजार वाला मुस्लिम है, एक ये शाहिद खान वाला वार्ड, वो शाहीन सादिक खान वाला वार्ड, वो जीत गए। 2 वार्ड दोनों मुस्लिम भी थे, बाकी अयोध्या बरकरार रही और अच्छे अंतरों से। मतलब जो शानू शर्मा को बोल रहे थे कि चुनाव हार जाएगा वार्ड 82 में, वो 5000 वोटों से चुनाव जीता। तो कहीं ना कहीं मतलब मितेश रावल के सामने। और प्रीतम लूथरा की पत्नी को जिस वार्ड से टिकट मिला था, वार्ड नंबर 71, उसके बारे में कहा जा रहा था कि बाहरी उम्मीदवार है, लोग पहचानते नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ जीत उन्हें वहां से मिली है। तो बड़ा मतलब ये 4 नंबर का 5 नंबर का कैलकुलेशन हम देखें, 18 वार्ड है, 12 पे बीजेपी जीत रही है, 5 पे कांग्रेस, उनमें से 3 तो अल्पसंख्यक बहुल वार्ड है, और उसमें एक निर्दलीय जीते। वो शायद भाजपा में चले हैं, उस्मान पटेल की पत्नी निर्दलीय, जो भाजपा में रह चुके हैं, उस्मान पटेल भाजपा के पुराने नेता हैं उस्मान पटेल। वो तो और अन्नू पटेल बड़े पैसे वाले होने के बावजूद चुनाव हार गए। अन्नू पटेल की पत्नी को टिकट मिल जाए, उसमें दिग्विजय सिंह का इंटरेस्ट था, उसमें जयवर्धन सिंह का इंटरेस्ट था, उसमें जीतू पटवारी का इंटरेस्ट था, इन सब ने मिलकर उस टिकट की पैरवी की थी, लेकिन हार गए वो वहां पे। और वो भी हारते हारते बची रूबिया, वहां भी वाहिद अली की। हाँ, मतगणना के 3-4 राउंड में तो तस्लीम वाहिद अली आगे चल रही थी, 1000 से ज्यादा मतों से आगे, उसके बाद वो पीछे हुई। राव की बात करें हम, जीतू पटवारी का विधानसभा क्षेत्र, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, राहुल गांधी के राहुल ब्रिगेड के बड़े खास सिपा सलाहकार, राहुल गांधी के राइट हैंड माने जाते हैं। और अभी जो राहुल गांधी की पदयात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, उसकी जो कोर ग्रुप है जिसमें दिग्विजय सिंह सहित कई सीनियर लीडर, उसमें जीतू पटवारी। मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की जगह उन्हें राव जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत है। बिल्कुल सही बोला आपने कि राव जोड़ो यात्रा निकाली थी। वहां पर 6-2 का आंकड़ा, और राव में वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्रशांत बड़वे जिनको हराने के लिए पूरी बीजेपी लग गई थी, बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था,
बलराम बगावत वर्मा, हो गई- बगावत हो गई बगावत थी हो गई। वहाँ पे। बलराम वर्मा और संजय मिश्रा ने हेमंत तिवारी को मैदान में खड़ा किया और पूरे समय लगे रहे और वो लोगों ने बोला कि तन्मय चौहान चुनाव जीत ही गया, लेकिन वहां भी क्या नतीजा रहा? 4,000 वोट से 4,000 वोट से प्रशांत बघेल प्रशांत, जीते हैं। 4,000 वोट से कोई सुनील हार्डिया, सुनील हार्डिया 4,000 से ज्यादा मतों से जीते। मतलब वो प्रियंका चौहान वार्ड 77 में रिकॉर्ड 4,000 वोट। मतलब अंदाज लगाइए ना, आपके जब पार्षदों के और उम्मीदवार- 8,000 जीते हैं अभिषेक, और वो हाँ, जीतू पटवारी का ही इलाका है वो। अभी बताऊं आपको, और जीतू पटवारी के लिए तो एक और मतलब जिसको कहते हैं कि गरीबी में आटा गीला, वो राव नगर पंचायत भी चुनाव हार राव गए। नगर पंचायत बिहार के। तो अब आप देखिए ना कि काय भाई जीतू पटवारी पिछला विधानसभा चुनाव जीते, इस बार और एक इस बार की खासियत थी कि उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश, कमलनाथ जिस प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उस कांग्रेस पे उन्होंने इतना प्रेशर बनाया कि इंदौर में ये तय हुआ विजय लक्ष्मी साधो की मौजूदगी में कि राव के सारे टिकट जीतू पटवारी को सौंप दिए जाए। जीतू पटवारी जो नाम दे देगा उसको प्रदेश कांग्रेस ओके कर देगी। कुछ नामों पर उनकी सहमति नहीं थी, उसके कारण सूची रुकी रही। आपको ध्यान हो तो एक सूची बिल्कुल अंत में आई। जीतू पटवारी ने 8 ही उम्मीदवार, इसके अलावा इंदौर के कई वार्डों में उन्होंने अपने समर्थकों को टिकट अनवर दिलवाया, दस्तक की पत्नी को दिलवाया दिलवाया और भी लोगों को टिकट दिलवाया, लेकिन 8 उम्मीदवार उन्होंने दिलवाए। उसके बाद ये नतीजा है कि 6 उम्मीदवार, और जीतू पटवारी के विधानसभा क्षेत्र में जितने अंतर से पार्षद पद के उम्मीदवार जीते, लगभग उतने ही अंतर से संजय शुक्ला को शिकस्त खानी पड़ी। मतलब कांग्रेस को बड़ा नुकसान राहु में हुआ। तो बड़े नेता प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, भावी अध्यक्ष के रूप में उनको देख रहे हैं कि भविष्य में यदि कमलनाथ रिप्लेस हुए, कमलनाथ को हटाया गया है, कमलनाथ ने छोड़ा पद, तो जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं। ऐसी स्थिति, और उनके विधानसभा क्षेत्र में महापौर पद के प्रत्याशी को बुरी तरह हारना पड़ा। और अब एक बड़ा सवाल यहाँ उतर रहा है कि एक संजय शुक्ला का एक शोषा एक तैयार मिनट प्रतीक जी, सांवेर विधानसभा क्षेत्र के भी जी। 2 वार्ड आते हैं, उनको भी ले, देपालपुर के भी आते हैं। हाँ देपालपुर के बात है, लेकिन देपालपुर के वार्ड जो है वो 1 नंबर में ही काउंट किए जाते हैं। इसमें सांवेर में के अलग से काउंट किए, 2 वार्ड है, दोनों वार्डों में कांग्रेस को हारना पड़ा। सुरेश कुरवाड़े को जब वहाँ भेजा गया, बोले बड़ा विरोध है, जीवन पंचोली ने बगावत कर दी, सब कर दी। पिछली बार उनकी कोमल पंचोली पार्षद थी, उनके जीवन पंचोली भी लड़े, समझा नहीं पाए। उन्होंने बोला कि यार ये तो टिकट का फैसला गलत हो गया, हार जाएगी, लेकिन वो पहले राउंड 2-4 राउंड में हारे, उसके बाद अच्छी उससे जीत गए। वो दूसरा वार्ड जो है जहाँ कपिल सोनकर उम्मीदवार थे, वहाँ कपिल सोनकर को हारना पड़ा, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार, तो तुलसी सिलावट के विधानसभा क्षेत्र के दोनों वार्ड जो हैं वो जीत गए। और जो 1 नंबर के 2 वार्ड देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में आते, वहाँ हारना पड़ा, वहाँ कांग्रेस हारी है। और जबकि एक में तो बगावत की थी भगवान सिंह चौहान ने, बगावत की थी, और कुलदीप चौकसे को भाजपा से लाके कांग्रेस का टिकट दिलवाया गया था। फिर भी वो तो ये सीन है। मतलब कांग्रेस के इंदौर के बड़े नेता संजय शुक्ला के लिए तो मददगार हुए ही नहीं, कोई मदद नहीं करा, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्रों में, अपने वार्ड में भी पार्टी की प्रतिष्ठा को नहीं बचा पाए। ये एक सिचुएशन। लेकिन अब एक जो सवाल खड़ा हो रहा है, हालांकि वो सवाल अभी जल्दबाजी होगा करना, 2024 का मसला है वो। भाई आपके पास संजय शुक्ला के रूप में एक बड़ा नेता आपने बनाया, शोषा खड़ा किया, एक शिराजा जिसको हम कहते हैं वो तैयार करना, वो शिराजा तो बिखर गया। अब सवाल ये है कि 2024 में कांग्रेस के पास विधानसभा नहीं, मैं 2024 की बात कर, लोकसभा के लिए कांग्रेस का तो उम्मीदवार कौन है? संजय शुक्ला ये सोच रहे थे कि अगर वो महापौर बन जाएंगे तो लोकसभा का चुनाव लड़ लेंगे। बिल्कुल, ये उनकी योजना भी थी। वो उन्होंने अपने मित्रों से भी कहा था, बहुत नजदीकी मित्र उनके हैं, खासतौर पर जो उनके रणनीतिकार हैं, उनसे वो कह रहे थे कि लोकसभा भी, अरे लोकसभा में मैं ही लड़ूंगा। लेकिन अब जो स्थिति बनी है उसके बाद क्या जीतू पटवारी लोकसभा के मटेरियल होंगे कांग्रेस की तरफ से? देखिए, यदि हम बहुत निष्पक्ष विश्लेषण करें तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पास अब जीतू पटवारी के अलावा कोई विकल्प नहीं बच रहा है, कोई विकल्प ही नहीं बच रहा। आप देख लीजिए ना, पूरी कांग्रेस इंदौर में के बारे में अब 2 बातें होने लगी, जो कांग्रेस के नेता ही स्वीकारते हैं इस बात को, कि एक तो इंदौर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का अकाल हो गया है ही नहीं। आप 1 नंबर से लेकर राउत तक देख लीजिए प्रतीक जी, कहीं भी कांग्रेस के पास कितने वरिष्ठ नेता बचे, और जो हैं वो सक्रिय राजनीति में सक्रिय रहने लायक अब बचे ही नहीं है। आयु नहीं है बचे स्वास्थ्य कारणों से, और या फिर वो जनता द्वारा नकार दिए गए, दोनों बातें उनके साथ। अब क्या मतलब, ये घूम फिर के अगर हम बात करें, ठीक है विधानसभा में तो कांग्रेस को उम्मीदवार मिल जाएंगे, और अभी भी उम्मीद बंधी हुई कि 2023 में कांग्रेस को कुछ होता है। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही कि 2024 में क्या, आखिर 2024 भी ऐसा लगता है कि तश्तरी में कांग्रेस परोस के बीजेपी को दे देगी, क्योंकि जीतू पटवारी जो है, पिछली बार भी हमने सुना था कि जीतू पटवारी मुकाबले में आ जाएंगे, लेकिन जीतू पटवारी नहीं आए। उसके पहले एक बार हमने सुना था कि वो अपनी पत्नी को लड़वा देंगे जब सुमित्रा महाजन अपना आखिरी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हो पाया। तो ये अभी की स्थितियों में तो ऐसे लग रहा है कि जीतू पटवारी श्रेष्ठ विकल्प होंगे लोकसभा के लिए कांग्रेस के पास, क्योंकि अब कांग्रेस के पास तो उम्मीदवारों का टोटा हो गया है।
2023 में तो चल ठीक है, विशाल पटेल देपालपुर से लड़ लेंगे, संजय 1 नंबर से लड़ लेंगे, जीतू पटवारी वहां से लड़ हाँ, जो लेंगे, सिटिंग एमएलए कम से कम। सत्यनारायण पटेल 5 नंबर से लड़ लेंगे। 4 में तो फिर भी कैंडिडेट नहीं है। जिन गोलू अग्निहोत्री की बात की जा रही 2 थी, नंबर वो में तो हार पार्टी गए। 2 नंबर में चिंटू चौकसे को मौका दे सकती है चिंटू पार्टी। चौक से राजू भदौरिया हाँ, कोई भी एक लड़ लेगा, हाँ, लेकिन लड़ लेगा, अगर- लड़ लेगा बस। हम बस लड़ लेगा, ये लड़ लेगा। लेकिन एक बात तो ये है कि जो 2 नंबर जिसको हम अयोध्या के बाद मानते हैं कि बहुत बड़ा गढ़ है, और रमेश मेंदोला तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतते हैं, वहाँ चंदू शिंदे का हारना और मुन्ना गणेश लाल का गोयल बॉटम पे हारना, जीतना। मुन्ना लाल का बॉर्डर पे जीतना, ये भी एक चौंकाने वाला तथ्य है। बिल्कुल है, कहीं ना कहीं मतलब 3 वार्ड में भले ही कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन कांग्रेस ने 2 नंबर के कई वार्डों में अपनी असरकारक उपस्थिति दिखाई है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय हो सकता है कि आखिर ऐसा क्यों इस विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, जहाँ कैलाश विजयवर्गीय जैसा पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और कद्दावर नेता मौजूद हैं, जहाँ रमेश मेंदोला जैसा नेता मौजूद है, जहाँ वो तमाम नेता मौजूद हैं जो पिछले 4 बार पार्षद का चुनाव जीते, एमआईसी के मेंबर रहे, जहाँ विकास के मामले में विधायक रहते हुए रमेश मेंदोला ने और उसके पहले कैलाश विजयवर्गीय ने कोई कसर बाकी नहीं रखी, वहाँ आखिर अब ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने असरकारक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस बात की बहुत चर्चा हो रही थी कि भाई इस बार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में जहाँ आकाश विजयवर्गीय विधायक है, वहाँ बड़ा खराब प्रदर्शन भाजपा का आकाश रहेगा। विजयवर्गीय का लोग कह टिकट रहे थे वितरण कि अच्छा प्रयोग नहीं हुआ विफल है। हो जाएगा उनका, प्रयोग विफल है। उन्होंने लेकिन बिल्कुल वो आप देखिए कि उन्होंने ट्रिमेंडस प्रदर्शन किया है, बिल्कुल, और जिस तरह से वो कोरोना में खड़े रहे आकाश विजयवर्गीय, उसका लाभ इस बार उनको नहीं, मिला है। दूसरा ये कि आकाश विजयवर्गीय का नए चेहरों का सिलेक्शन इस रिजल्ट से सही साबित हो रहा। जब टिकट मनीष दिया मामा गया का लग रहा था, मनीष मामा हार मामा जाएंगे, का 1600 वोट से टिकट, जीत ये गए। मृदुल अग्रवाल का टिकट, वो अपना डोसी का टिकट, क्या प्रिया डोसी या जो भी नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो टिकट इनको लेकर लोगों ने तमाम उंगलियां उठाई थी, और उन्होंने बोला कि पेंडारकर, रूपाली पेंडारकर का टिकट, अरे बोले यहाँ स्थापित नेताओं की बजाय आकाश जी ने जो है नए चेहरों को मौका दे दिया, इनका कोई और नहीं, कोई छोर नहीं। लेकिन वो सारे उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं वहाँ पे, सारे उम्मीदवारों पे और चुनाव जीत रहे हैं। संघ से जो टाकलकर वहाँ चुनाव हाँ, जीत गए। लोग मतलब टाकलकर का वहाँ चुनाव टाकलकर का की उम्मीदवारी का जमकर विरोध हुआ। लोगों ने सुमित्रा महाजन और कृष्ण मुरारी मोघे को फोन करके कहा, हालांकि टाकलकर को लेकर स्थिति स्पष्ट है प्रतीक जी, को आकाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन उनकी उम्मीदवारी में कहीं ना कहीं आकाश विजयवर्गीय की सहमति तो रही होगी ना। लेकिन और वहाँ पे दिवाकर घायल, जो संघ के मतलब अच्छे कार्यकर्ता माने जाते हैं, वो बागी होकर चुनाव लड़ लिए। और दीपिका अनुरोध जैन के बारे में कहा जा रहा था कि वो मराठी भाषी हैं, प्रोफेशनल हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वहां पर जो है सुरेश टाकलकर वहां पे चुनाव जीत गए। 4 नंबर, लेकिन 3 नंबर में जो अनवर डकैत वाली है, वो अनवर कादरी वाली जो सीट है, वो जरूर जो है वो चलेगी। मुस्लिम बहुल पूरे शहर की अल्पसंख्यक सीटों, हम अगर बहुत निष्पक्ष शब्दों में कहें ना, तो अल्पसंख्यक बहुल इलाकों ने कांग्रेस की लाज रख ली। देखिए आप, अंसाफ अंसारी की पत्नी जीती 3 नंबर से, रूबीना इकबाल जीती, फौजिया शेख हलीम जीती, शाहीन सादिक खान जीते, अयाज बेग जीते, और 2 नंबर चंदन नगर की वो 2 नंबर से भले फातिमा रफीक जीती हो, लेकिन कांग्रेस के बागी के रूप में वो चुनाव लड़े। तो ये 6 वार्ड जो कांग्रेस को, जो 16 वार्ड मिल रहे हैं, उसमें 6 वार्ड तो अल्पसंख्यक बहुल ही है। हो सकता है एक आध वार्ड में नहीं, अनवर दस्तक की पत्नी जीती, अनवर कादरी जीत गए। ये 8 वार्ड, 8 वार्ड तो सीधे अल्पसंख्यक बहुल ही जीती कांग्रेस। और ये जो खजराना के 3 वार्ड हैं, भले उसमें एक मुस्लिम जीत गए हैं निर्दलीय के तौर पे, लेकिन 2 तो मतलब ये कि कांग्रेस की लाज अल्पसंख्यक वार्डों ने रखी, अल्पसंख्यक क्षेत्रों, बहुल क्षेत्रों में रखी। तो ये तो बिल्कुल, और ये तीसरा चुनाव हो गया रूबीना इकबाल खान के लिए, वो जीत गई। उनका तीसरा चुनाव हो गया। अयाज बेग भी लगातार चुनाव जीत रहे हैं, या तो वो जीतते, उनकी पत्नी जीतती, शेख हलीम वो जीतते। शेख हलीम के यहाँ तो बड़ी विचित्र स्थिति थी, उनके बड़े भाई की पत्नी, बड़े भाई ने बगावत कर दी, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे का नगर अध्यक्ष रहते हुए शेख असलम ने बगावत कर दी और अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया, लेकिन वहाँ फौजिया शेख हलीम जीती। तो ये बड़ा मतलब एक विचित्र समीकरण देखने को आया। 4 नंबर को लेकर मैं आपसे एक बात कर रहा था कि 4 नंबर में बड़ा प्रचारित हुआ कि बहुत विरोध है मालिनी गौड़ का, और अगले चुनाव में पार्टी उन्हें दाव पे लगाती या नहीं लगाती, या एकलव्य गौड़ को मौका, हालांकि एकलव्य गौड़ को लेकर तो अभी कुछ इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह परिवारवाद के घोर विरोधी के रूप में सामने आ रहे हैं, और इन्हें परिवारवाद के आधार पर मौका मिले या नहीं मिले। लेकिन उम्मीदवारों के चयन के बाद इन पे उंगली उठी थी, पार्टी के नेता इनसे नाराज हो गए थे।
एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर था। लोग कह रहे थे बहुत तोड़फोड़ हुई, मालिनी गौड़ कुछ नहीं बोली, उन्होंने लोगों की मदद नहीं की, उनके महापौर रहते हुए आम आदमी की आवाज़ को हमेशा दबाया गया। शहर में ऐसा हुआ, शहर में टैक्स का बोझ लाद दिया गया जनता पे, पीली गैंग को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। लेकिन इस सब के बावजूद 4 नंबर जहां सबसे ज़्यादा असर पड़ना था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में रही। 13 में से 11 सीटें जीत गई। एक सवाल तो ये खड़ा होगा कि क्या गौड़ परिवार की राजनीति को एक चुनौती मिलेगी, क्योंकि अब उसी 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र से के रहने वाले निवासी, और जहां 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण वोट ज़्यादा हैं, वहां से पुष्पमित्र भार्गव एक नए चेहरे के रूप में महापौर बन गए। देखिए, तो क्या पुष्पमित्र भार्गव 4-5 साल के बाद जब महापौर नहीं रहेंगे तब उनकी मंजिल क्या 4 नंबर विधानसभा होगी? देखिए, इस बारे में अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित तौर पर 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र के निवासी पुष्पमित्र भार्गव का जो एक विजन रखते हैं, जिनके पास एक लॉबी है, जिनके पास पार्टी के बड़े नेताओं का जिन पे वरदस्त है, वो संघ में जिनका दखल निश्चित रूप से माननीय गौड़ से ज्यादा है। निश्चित तौर पर एक पैरेलल राजनीति तो चलेगी ना। अब 4 नंबर में सत्ता के 2 शीर्ष हो गए, मालिनी गौड़ और पुष्पमित्र भार्गव, ये 2 हो गए। और स्वाभाविक है कि महापौर विधायक का दायरा बड़ा सीमित होता है, महापौर के पास काम करने के बहुत अवसर रहते हैं। और 4 नंबर का एक फैक्टर हमें शंकर ललवानी को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एक बात यह भी चलती है कि कभी ऐसी स्थिति बनी कि शंकर ललवानी मूल निवासी 4 नंबर के शंकर ललवानी को पार्टी हो सकता है कि बोले कि आप 4 नंबर में की ओर निगाहें करें। तो अब 4 नंबर बड़ा डिफिकल्ट वो हो गया है, मतलब वहाँ सेंटर ऑफ ललवानी 5 नंबर के भी दावेदार हो सकते हैं, 5 नंबर में रहते हैं। सेंटर ऑफ पावर 4 नंबर में अब 2 तो हो ही गए, मालिनी गौड़ और पुष्पमित्र भार्गव, ये 2 तो सेंटर ऑफ पावर हो। कोई बड़ी बात नहीं, जिस तरह से शंकर ललवानी और मालिनी गौड़ के समर्थक आपस में टकराते रहते हैं, हो सकता है थोड़े दिनों बाद पुष्पमित्र भार्गव और मालिनी गौड़ के समर्थक आपस में टकराएं, बिल्कुल, वहाँ उनकी आपसी सड़क पर विवाद हो। हम इसको अंतिम दौर में ले जाएं इस चर्चा को। हम 5 नंबर पे बात करना चाहेंगे। प्रतीक जी, कांग्रेस ने लगभग इस विधानसभा क्षेत्र को हलवा मान लिया था। कांग्रेस के नेताओं का दावा था कि हम 20-25 हज़ार वोट, आज सुबह ही मुझे कांग्रेस के वहाँ के जो जिम्मेदार नेता थे, जो जिनके पास प्रभार था, वो मिले। उनका कहना था कि हमें 20-25 हज़ार वोट की लीड किसी भी हालत में लेंगे। पंकज संघवी को 26-27 हज़ार की लीड थी, और लेंगे हम यहाँ पे लीड, बोले यहाँ तो मिलती है लीड। और ये दावा उनका 3 अल्पसंख्यक वार्डों के दम पे था। लेकिन अभी अंतिम आंकड़ा नहीं पहुंचा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेस को 5 नंबर में भी बहुत रिस्पांस मिला है, क्योंकि 5 नंबर में 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई, कांग्रेस 5 जीती, जिसमें से 2 उनके 3 उनकी अल्पसंख्यक सीटें। वो तो कुल मिला के उसके अलावा कांग्रेस के खाते में तो 2 ही सीट आई ना, वो 2 ही सीट आई हैं। और यहाँ एक सावित्री चौधरी जीत गई हैं वहाँ पर, सपना उमेश मंगरोला को लड़ा के, और एक और सीट वहाँ पे कांग्रेस को मिली है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि छोटे यादव जैसा कद्दावर नेता, जिसने महेंद्र हांडिया को हराया, राजेश सोनकर को हराया, जो देवी सिंह राठौर को हराया, जो कभी हारे नहीं चुनाव, वो हार गए। वो इसलिए हारे कि कांग्रेस की बगावत, संतोष यादव भारी पड़ गए। 2 कारण मैं मानता हूं कि छोटे यादव के टिकट का निर्णय एक तो कांग्रेस ने बहुत लेट लिया, दूसरा एक वार्ड 51 में प्रतीक जी पिछले 5 सालों से संतोष यादव मेहनत कर रहे थे, उनका हक मारकर पार्टी ने, यह भी वही हुआ है कि कुछ बड़े नेताओं के दबाव में अंतिम दौर में छोटे यादव का टिकट हुआ। छोटे यादव को लेकर तर्क ये दिया गया है कि सिंह जी की रुचि थी उसमें। तर्क ये दिया गया है कि वो नेता है जो हर बार नए वार्ड से चुनाव जीतता है, इसलिए हमको इन्हें मौका देना चाहिए। अरे आप छोटे यादव बड़े नेता है, स्थापित नेता, उनको किसी दूसरे वार्ड से मौका दे देते आप। उन्हें पार्टी ने 51 नंबर से मौका दिया, तो वहां पे जो है संतोष यादव, जिसका बहुत क्लेम था, जिसका बहुत हक था, जिसकी बहुत मेहनत थी, वो बागी होकर चुनाव लड़ा। चुनाव में बहुत कम वोटों से हारा था वो चुनाव लड़ा। और हालांकि वो चौंकाने, छोटे यादव की हार इसलिए भी चौंकाने वाली प्रतीक जी कि वहां पर कमल यादव निर्दलीय थे, उनकी पत्नी पहले पार्षद थी। वहां भाजपा का बागी कमल यादव भी था, कांग्रेस का बागी भी था, तो भाजपा के भी वोट कटे, बागी कमल यादव ने भारतीय जनता पार्टी के भी वोट काटे, लेकिन उसके बावजूद भी छोटे यादव चुनाव नहीं जीत पाए वहां पे। तो कहीं ना कहीं 3 यादव हो गए थे, 3 यादव हो गए। तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपना आक्रोश भी जताया, जो लोग संतोष यादव के साथ लंबे समय से काम कर रहे थे, इसलिए वो माखन कटारिया जीत गए। हाँ, मलखान कटारिया। लोगों ने कहा कि यार आपने जो आदमी मेहनत कर रहा था एक बड़े नेता को एडजस्ट करने के चक्कर में, आपने उसका टिकट काट दिया और अंततः उसे छोटे यादव को हारना पड़ा। तो ये छोटे यादव की हार, गोलू अग्निहोत्री की पत्नी की हार, ये कई हार जो है ना, ये कांग्रेस के लिए बड़ी मतलब पीड़ादायी और चौंकाने वाली हार है। तो अब आने वाली 2023 की रणनीति की बात कर लें अरविंद जी, क्योंकि अब ये चुनाव तो सेमीफाइनल था, अब असली मुकाबला होगा 2023 में।
इंदौर मालवा निमाड़ को प्रभावित करेगा। इंदौर की बड़ी हार और संजय शुक्ला के बारे में कांग्रेस के एक नेता यहाँ कह के गए कि ये हमारा आखिरी दीपक था जो बुझ गया। तो क्या 2023 में कांग्रेस की कुछ संभावना नजर आ रही है आपको इंदौर से? देखिए प्रतीक जी, इंदौर को लेकर परिदृश्य बहुत स्पष्ट है। अभी हमने कहा कि 2 नंबर और 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र। 2 नंबर में पार्टी के पास एक जैसे पिछले चुनाव में मोहन सेंगर के रूप में एक विकल्प सामने आया था, और इस बार इस जीत के बाद चिंटू चौक, पिछली बार भी चिंटू चौक से दावेदार थे, इस बार भी 2 नंबर में लग रहा है कि चिंटू चौकसे को पार्टी मौका दे देगी। 4 नंबर में समझ में नहीं आ रहा है। 4 नंबर पे कांग्रेस इतने प्रयोग कर चुकी है। एक नया प्रयोग कमलनाथ ने किया था कि इस विधानसभा चुनाव में उन्होंने गोलू अग्निहोत्री को लॉन्च किया था एक तरीके से 4 नंबर के लिए। गोलू अग्निहोत्री, मैं समझता हूँ आज के नतीजे के बाद गोलू भी 4 नंबर लंबे लड़ना नहीं समय से चाहेंगे। जब एक नंबर वार्ड की अपनी गृह सीट ही नहीं बचा पाए, जिससे उनके भाई भी पार्षद रहे, खुद पार्षद रहे, पत्नी पार्षद रही, उसी को नहीं बचा पाए, तो वो 4 नंबर जिसको अयोध्या कहा जाता, वहां से लड़ने का साहस कैसे जुटा पाएंगे? हारने के लिए क्यों जाएंगे? हारने के लिए क्यों जाएंगे? सुरजीत चड्ढा वहां से हार चुके, सुरेश मिंडा जैसा नेता वहां से चुनाव हार चुका। तो ये तो वही, तो 2 नंबर और 4 नंबर को लेकर तो स्थिति बहुत स्पष्ट है। राऊ इस हार के बाद नगर निगम के चुनाव में जो हार हुई है, उसके बाद राऊ में जीतू पटवारी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। वहां से चाहे मधु वर्मा चुनाव लड़े, चाहे जीतू जिराती चुनाव लड़े, या कोई नया कैंडिडेट जाके चुनाव लड़े, वहां पे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई उसके लिए। और निश्चित तौर पर मधु वर्मा चुनाव संचालक थे, और उनकी अगुवाई में यदि 20-25 हज़ार वोट की लीड मिल रही, तो कहीं ना कहीं पार्टी को बहुत सारे पैमानों पर सोचना पड़ेगा। पिछला चुनाव भी मधु वर्मा बड़े कम वोटों से हारे थे, और तो ये वहां पे स्थिति बनना है जीतू पटवारी के सामने। 3 नंबर परिवार में, जोशी परिवार में विवाद है। विधान नगर निगम चुनाव में टिकट के बंटवारे को हमने देखा कि आप देखें कि जो दोनों जोशी बंधुओं के कोई समर्थक जीत नहीं पाए। दो टिकट उसने खींचे, 3 टिकट इसने खींचे, आखिरी तक लगे रहे। अनवर दस्तक तो जीतू पटवारी को उम्मीदवार थे। नहीं, अनवर दस्तक तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में है। अनवर कादरी जीता। अब अनवर कादरी को अश्विन जोशी अपना मान ले या पिंटू जोशी अपना मान ले, उससे क्या फर्क पड़ना है? तो ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है वहां पे। तो 3 नंबर में 3 नंबर में अगर आप देखें तो जोशी बंधुओं के कौन सा उम्मीदवार जीता है? हाँ, कोई उम्मीदवार नहीं जीता अभी तक जो अपने सामने समीकरण, उसमें तो कोई अनवर कादरी का मैं कह रहा हूँ, उसको चाहे अश्विन जोशी अपना मान ले, चाहे पिंटू जोशी अपना मान ले, तो ये स्थिति वहाँ पे। और जो ये खींचतान है, वहाँ कांग्रेसी खुद बोलते कि अश्विन जोशी को टिकट मिलेगा तो पिंटू जोशी टांग खींचेंगे, और पिंटू जोशी को मिलेगा तो अश्विन जोशी हालांकि लगातार चुनाव हारे हैं, तो पार्टी उन्हें मौका देती या नहीं देती सोचना है। पिंटू जोशी जो पिछली बार टिकट लाते लाते रह गए थे, अब महेश जोशी के अवसान के बाद उनकी पार्टी के बड़े नेता कितनी मदद कर पाएंगे, ये देखना बाकी। 1 नंबर संजय शुक्ला स्वाभाविक है। 1 नंबर में क्या भारतीय जनता पार्टी सुदर्शन गुप्ता को रिपीट करेगी? क्योंकि ये आज भी ये बात हुई, आज भी कुछ हमारे डिबेट में लोगों ने कहा कि 1 नंबर तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, और वहाँ जो है वो संजय शुक्ला की जीत नहीं थी, बल्कि वो सुदर्शन गुप्ता की हार थी। तो क्या सुदर्शन गुप्ता रिपीट होंगे? क्योंकि संघ का गढ़ माना जाता है 1 नंबर। देखिए प्रतीक जी, नगर निगम चुनाव के ज्यादातर टिकटों का फैसला उस विधानसभा क्षेत्र में सुदर्शन गुप्ता की पसंद पे हुआ, और ज्यादातर लोग उसमें से चुनाव जीते। सुदर्शन गुप्ता एक ही चुनाव हारे हैं, उसके पहले तो 2 चुनाव जीते हैं। तो सुदर्शन गुप्ता को हम आउट ऑफ रेस नहीं बोल सकते, रेस में वो हैं, और उनके साथ शिवराज सिंह चौहान भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं। लेकिन अगर वहां पार्टी सोचे कि अब हम 3 मौके सुदर्शन गुप्ता को दे चुके, 4थी बार किसी नए चेहरे को मौका दिया, तो वहां विकल्प मौजूद है। उस विधानसभा क्षेत्र में ऐसा नहीं कि विकल्प नहीं है, वहां विकल्प दीपक जैन तीनों हैं मौजूद हैं। और संभावना इस बात की भी है कि उषा ठाकुर हो सकता है कि वहां से वापस अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र में आ जाए, नहीं तो भी वहां और भी संभावनाएं पार्टी के पास है। तो इसलिए 1 नंबर में सुदर्शन गुप्ता को मैं कतई आउट ऑफ रेस नहीं मानता हूं, लेकिन जो है वहां पर विकल्प मौजूद है। 5 नंबर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, 5 नंबर विधानसभा क्षेत्र पिछली बार हालांकि सत्यनारायण पटेल बहुत कम मार्जिन से हारे, लेकिन वहां 1100 वोट से, वहां भी 3-4 दावेदार कांग्रेस में, और शोभा ओझा ने भी जिस तरह से इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया, मन बन रहा है। नहीं, इस्तीफा दिया, और उसके बाद स्वप्निल कोठारी को जिस तरह से कांग्रेस में पद मिलते जा रहे हैं, और जो प्रियंका से उनकी नजदीकी, और इस बार पार्षदों के टिकट में भी जिस तरह से उनकी दखलंदाजी रही, चुनाव समिति में भी उनको जिस तरीके से रखा गया, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो भी चाहेंगे कि मैं यहाँ से मुझे मौका मिले। पिछली बार भी पटवारी की निगाह है, पिछली बार भी उन्होंने अपना मैनेजमेंट, इलेक्शन का बूथ लेवल का मैनेजमेंट तैयार कर लिया था, और उनका कहना था कि मैं अपने मैनेजमेंट के दम पे चुनाव लड़ने और जीतने में सक्षम हूँ, लेकिन पार्टी ने
वहाँ जब विशाल पटेल का टिकट देपालपुर से हो गया, सत्यनारायण पटेल को यहाँ इन वक्त पे एडजस्ट किया और उसके कारण वो बाहर हो गए। लेकिन वो भी इस बार दौड़ में शामिल है। दिल्ली के संबंध, कमलनाथ से उनका, कमलनाथ जिस तरह का रिस्पांस उनको दे रहे हैं, और फिर दूसरा ये कि कहीं नहीं, ना वो कहीं प्रियंका के थ्रू आते हैं। हाँ वो सीधे प्रियंका के साथ हैं। तो इसलिए ये और सत्यनारायण पटेल भी प्रियंका से जुड़ गए हैं। प्रियंका जुड़ गए, राष्ट्रीय सचिव। रॉबर्ट वडेरा उनके घर आए थे उनके पिताजी के निधन हाँ, पर। तो इसलिए बड़ा मतलब सारा तो परिदृश्य जो मैंने रखा आपको इंदौर के 6 विधानसभा क्षेत्रों का, वो इस नगर निगम चुनाव से हम अगर जोड़ के देखें तो 2023 के लिए अगर 2 विधानसभा क्षेत्र छोड़ दें, 2 नंबर और 4 नंबर, तो कांग्रेस के पास विकल्प तो है, लेकिन ये कितना दम भर पाएंगे ये देखते हैं। बहुत धन्यवाद अरविंद जी। प्रतीक जी, मेरा ऐसा मानना था कि अंतिम जो हमारे पास अभी सूचनाएं पहुंच रही इस चर्चा के दौर में कि लगभग 1.5 लाख वोट की लीड पुष्यमित्र भार्गव की हो चुकी है। कुछ ही देर में नतीजा घोषित होने वाला है। 41 साल के हैं, युवा हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक इंदौर के सबसे युवा महापौर होंगे पुष्यमित्र भार्गव। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, बेहद सक्रिय रहे। संघ ने उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कई बार सौंपी, उसका उन्होंने निर्वहन किया। नॉर्थ ईस्ट में संघ ने उन्हें तैनात किया था, वहाँ उन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद जब वो विधि के क्षेत्र में आए तो लगातार जो है उन्होंने अपनी ख्याति अर्जित की। उप महाधिवक्ता रहे, अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे। पार्टी ने उन्हें महापौर पद के उम्मीदवार के रूप में मौका दिया। और जिस लाइन पे भारतीय जनता पार्टी इंदौर में चल रही है, लगातार पिछले 4 चुनाव से कैलाश विजयवर्गीय महापौर बने, उमा शशि शर्मा महापौर बनी, कृष्ण मुरारी मोघे महापौर बने, मालिनी गौड़ महापौर बनी, और अब पुष्यमित्र भार्गव इंदौर के नए महापौर होने जा रहे हैं। कुछ ही देर में इसकी अधिकृत घोषणा हो जाएगी। और जो अंतर चल रहा है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मालिनी गौड़ के बाद पिछले जो 4 महापौर जीते हैं उसमें मालिनी गौड़ के बाद जीत का सबसे ज्यादा अंतर पुष्यमित्र भार्गव का हो सकता है। हालांकि अंतिम आंकड़ा अभी आना बाकी है, अधिकृत घोषणा होना बाकी है, लेकिन यह तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पुष्यमित्र भार्गव इंदौर के अगले महापौर होंगे। बहुत धन्यवाद अरविंद जी। लेकिन मध्य प्रदेश का सिनेरियो, भारतीय जनता पार्टी भोपाल में जश्न मना रही है। हालांकि जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की परिषद बन गई है, महापौर कांग्रेस का है, लेकिन बहुमत परिषद का जो है भारतीय जनता पार्टी का है। नगर परिषदों में, जिला परिषदों में भी, नगर पालिका जिला परिषद जो नगर पालिका परिषद है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिखाई दे रहा है। ग्वालियर में अभी शोभा शिकरवार ने लगभग कंफर्टेबल ग्वालियर का भोपाल में मालती राय 55,000 से आगे चल रही है। ग्वालियर की अगर हम बात करें, चूंकि ग्वालियर बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा था ग्वालियर का इलेक्शन, और वहाँ पार्टी के मतलब पहले तो नरेंद्र सिंह तोमर एकमात्र नेता थे, अब तो वहाँ पार्टी के पास 2 बड़े नेता मौजूद हैं। फिर उसके बाद लगातार सालों से मुझे लगता है मेरे ध्यान में आज तक एक बार भी कांग्रेस नहीं, एक बार रघुनाथ राव पापरीकर महापौर रहे, उसके बाद कभी वहां कांग्रेस का महापौर बना ही नहीं। और एक से एक दिग्गज, 2 बार से तो विवेक कृष्ण शेजवलकर 10 साल से महापौर तो यही है जो अभी वहां के सांसद हैं। उसके पहले उनके पिता लंबे समय तक वहां महापौर रहे, नारायण कृष्ण शेजवलकर। तो ग्वालियर में लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार जाए, अभी जिस हिसाब से पीछे चल रही हैं सुमन शर्मा और शोभा शिकरवार बढ़त बनाए हुए, तो ग्वालियर में जो जिस और नतीजा जा रहा है वो वास्तव में पार्टी के लिए भी चिंता का विषय होगा। इसी तरह हम जबलपुर की बात करें प्रतीक जी, तो डॉक्टर जितेंद्र जामदार, उनकी एक अलग ख्याति। जिस तरह से इंदौर में पार्टी ने प्रयोग किया था पुष्यमित्र भार्गव को, पर वहां विवेक तनखा की जीत, हाँ, विवेक तनखा की रणनीति की जीत, विवेक तनखा की रणनीति की। दूसरा ये जितेंद्र जामदार संघ के उम्मीदवार थे, मुख्यमंत्री उनको बहुत चाहते थे, पूरी ताकत से चुना, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं जो नतीजा आया है वो ये 2 ग्वालियर और जबलपुर के नतीजे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के 7 महापौर, आज 11 जगह गणना थी, 7 जगह भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार जीत रहे। लेकिन ये ग्वालियर और जबलपुर का जो नतीजा है, छिंदवाड़ा तो ठीक है, एक मार्जिनल जीत हो रही है और उस पर, लेकिन ये ग्वालियर और जबलपुर का जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं इस जो भारी जीत के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए पीड़ा पहुंचाने वाला तो है। तो बहुत धन्यवाद अरविंद जी, और देखते रहिए डिजाइना न्यूज़। हम आपको ताज़ा अपडेट्स देंगे। लगातार सुबह से आप देख रहे थे महासंग्राम का महाकवरेज। हमने हमारे 400 से ज़्यादा सदस्यों की टीम ने आपको पल पल की जानकारी पहुंचाई। चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता तैनात थे। हमने जिला परिषद की और नगर पंचायत परिषद की तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई। सबसे पहले, सबसे तेज डिजाइना न्यूज़ ने आपको खबरें पहुंचाई। हम आगे भी पहुंचाते रहेंगे। 20 तारीख को भी हमारा ये कवरेज जारी रहेगा। 20 तारीख को भी हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश का ये चुनाव जो है वो 2023 की इबारत लिखेगा, 2023 के लिए भूमिका बनाएगा, 2023 के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएगा। और कांग्रेस को बहुत अवसर है आकलन करने का, आत्मचिंतन करने का, लेकिन बीजेपी को भी बहुत सुख की नींद या चैन की नींद सोने का क्षण नहीं है, क्योंकि जबलपुर और छिंदवाड़ा
और ग्वालियर उसके हाथ से निकलना बहुत चौंकाने वाला विषय है। और ये आत्मचिंतन और आत्ममंथन की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को भी है, क्योंकि ग्वालियर एक वो गढ़ है जो उस वक्त भी जनसंघ का गढ़ था जब पूरे देश में कांग्रेस की तूती बोलती थी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अच्छा प्रदर्शन करने के बाद, कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन इस मायने में कि उसको 3 सीटें मिल गई, पिछली बार तो एक भी नहीं थी, तो वो अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन ये संतोष का विषय नहीं है, चिंतन का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी भले ही 7 सीटें जीत गई हों, पर उसे ये सोचना होगा कि आखिर आपको मध्य प्रदेश में एंट्री कैसे मिल गई। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।